हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से एक से नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग चैप्टर 3 क्लास 10 का मेटल्स और नॉन मेटल जिसे हम लोग बात करते हैं, तो हिंदी में होता है धातु और अधातु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। थोड़ा सा हम लोग पीछे भी बातें करके आगे थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, बिकॉज कुछ बात जो ऐसा है जो रह गया था चैप्टर का लास्ट ही बात है। लेकिन हाँ, कुछ इसमें भी बातें बची हुई थी जो कि हम लोग खत्म कर लेंगे जल्दी, एक आध दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले जानते हैं कि आखिर हम लोग पढ़े कहाँ तक थे। तो आपको याद होगा शायद इस बात को कि हम लोग इस चैप्टर में बात करें तो हम लोग आयनिक बंधन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन जिसे इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपको बता दिया गया था। और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो यह भी दो प्रकार का था। एक था आयनिक बंधन, जो कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल रहा है। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा होगा, आयनिक यौगिक कह दीजिए या तो आयनिक बंधन। आयनिक बंधन क्या होता है? आयनिक कंपाउंड के बीच बनने वाले बंधन को ही हम लोग कहते थे आयनिक बंधन। और उनसे जो आयनिक कंपाउंड बनता था ना, जो कंपाउंड बनता था उसे हम लोग कहते थे आयनिक कंपाउंड। और उसी प्रकार से एक और था कोवैलेंट कंपाउंड, जिसे हम लोग कहते थे सहसंयोजक आबंध। उसके बीच बनने वाले आबंध को हम लोग कहते थे सहसंयोजक आबंध, तथा उससे जो यौगिक बनता था ना, उसे हम लोग कहते थे सहसंयोजक यौगिक। यहाँ तक आपको बातें अच्छी तरह से क्लियर होगा। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि चले कहाँ थे। ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा कि NaCl एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है ना। इसे हम लोग कहेंगे आयनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। लेकिन NaCl के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है आपको अच्छी तरह से बताया गया था। ये बॉन्ड बनता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करना चाहता है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसके पास एक 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता था। एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, तब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से यह बॉन्ड बनाता था। 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास हो जाएगा, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे देता था। क्यों? क्योंकि यह धातु होता था और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को दान देता था। तो कैसा बॉन्ड बनता था? NaCl। अब इसके बीच जो बॉन्ड बना है ना, इस बॉन्ड को नाम देते थे आयनिक बंधन कहते थे। तथा यह कंपाउंड जो बना है NaCl, यह यौगिक जो है इसे हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक। बातें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। CH4 एक प्रकार का माना जाए, मेरे पास कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये भी अधातु ये भी अधातु, लेकिन यहाँ पे एक धातु और एक अधातु है। तो यहाँ पे समझ में आता था हमको, और आपको बताया भी गया था कि आयनिक जो यौगिक होता है हमेशा एक धातु और अधातु के बीच में होगा। और यहाँ पे आयनिक बंधन जो बनेगा हमेशा धातु और अधातु के बीच में होता है। जैसे कि आपको पता चल रहा है धातु और अधातु। लेकिन क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक में जो आबंध बनता है, सहसंयोजक आबंध, वह हमेशा अधातु के बीच में बनता था। जैसे कार्बन भी अधातु और हाइड्रोजन भी अधातु। अब आपको पता होगा यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो कैसे बनता था। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता था, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दीजिए। हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 4, तो 4 वो हाइड्रोजन ऐसे हम लोग बना देते थे। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए ऐसा। दो तरह के इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन दर्शाने के लिए सिंपल सा बना रहे हैं। तो इसके पास बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन चाहता है कि हमने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह बनना चाहता है हीलियम के जैसा। नाम सुने हैं ना, हीलियम होता है अक्रिय गैस जिसका परमाणु संख्या 2 होता है, और प्रत्येक परमाणु चाहते हैं कि हम अक्रिय गैस के जैसा बन जाए। यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ से एक ले लेता है, यहाँ से एक ले लेता है, और यहाँ से एक ले लेता है। और बॉन्ड कैसा बनाएगा? ऐसा बनाता है। ध्यान से देखिएगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। यहाँ पे समझने वाली बात है, यह भी एक प्रकार का क्या है? यह भी तो यौगिक ही है ना, और यह भी यौगिक है। लेकिन दोनों यौगिक में फर्क होता है, इसे कहेंगे हम लोग आयनिक यौगिक। और इसके बीच बनने वाले बंध को आयनिक बंध बोला जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक, जिसे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहा है। देखिए ध्यान से आएगा, जो कि अगला बार में पढ़ेंगे। सहसंयोजक यौगिक बोल देंगे। और इसके पीछे जो बंधन बना है ना, इसे नाम देते हैं हम लोग सहसंयोजक आबंध कहते हैं। यहाँ तक आपको बातें समझ में आया होगा। अब जानते हैं इसके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होता है। आखिर ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इसका क्या गुण होता है, और ये जो सहसंयोजक कंपाउंड होते हैं इनका क्या गुण होता है। तो दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला चलते हैं आयनिक यौगिक।
जिसे हम लोग इंग्लिश में बात करें आयनिक कंपाउंड। समझ में आई बात है? यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ बातें को मैंने लिख कर लाया ताकि लिखने में ज्यादा समय ना लगे, और कुछ ऐसी बातें जो एग्जाम्पल थ्रू है तो उसे हम अभी तुरंत लिख कर बताएंगे, इसमें चिंता लेने की कोई बातें नहीं। ध्यान से समझिएगा, आयनिक यौगिक क्या होता है, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए हम गुणधर्म पढ़े हैं तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि आयनिक यौगिक तथा ससंयोजक यौगिक में अंतर क्या होता है, ऐसा भी पूछेगा तो आपको सेम यही लिखना है। और ये भी पूछेगा कि इनके बीच गुणधर्म क्या होता है, आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या होता है और ससंयोजक यौगिक का गुणधर्म क्या होता है, तो वह भी सेम होता है। ठीक है, ऐसा ही लिखना होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं, अंतर बोल दे या गुणधर्म बोल दे। ठीक है, पहला बात है, आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं एवं क्षण भंगुर होते हैं। आपको याद आ रहा है तो धातु और धातु बता रहे थे तो वहां पे आपको बताया थे क्षण भंगुरता। क्षण भंगुरता क्या होता है, यदि किसी पदार्थ को पीटने पर तुरंत से वह टूटकर बिखर जाता है तो उसे कहते हैं क्षण भंगुरता, उस गुण को बोला जाता है। तो आयनिक यौगिक हमेशा कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। जैसे कि NaCl की मैं बात करूं तो वह ठोस अवस्था में होता है, कठोर भी होता है और क्षण भंगुर होता है, पीटिएगा तो तुरंत से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, दूसरा इसका गुण क्या बोला जा रहा है, आयनिक यौगिक में उपस्थित आयन, आयन एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। आकर्षित करना अभी तुरंत बताया था क्या, जैसे कि NaCl है तो Na प्लस चार्ज होता है और Cl माइनस चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि यह इसको अट्रैक्ट करता है और यह इसको अट्रैक्ट करता है, तभी तो इनके बीच बॉन्ड बनता है ना। मतलब कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यह इसको देना चाहता है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह इसे लेना चाहता है। समझ में आई बात है? इसी प्रकार से दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है जिसे हम लोग आकर्षण बल कहते हैं। समझ में आई बात है? यह बल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिसे हम लोग आयन कहते हैं। यहाँ पे आयन समझ में आया, या प्लस आयन होता है या माइनस आयन होता है। आप धनायन और ऋणायन तो पढ़े हैं ना अच्छी तरह से, इसी प्रकार से यहाँ पे धनायन है और एक ऋणायन है। तो यही यहाँ पे है कि आयनिक यौगिक में उपस्थित कौन कौन उपस्थित है, एक ये और एक दोनों उपस्थित है ना। आयन एक दूसरे को प्लस माइनस को तथा माइनस प्लस को आकर्षित करते हैं। बातें आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल में लिखना चाहे तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं NaCl MgCl2, आराम से लिख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा कंपाउंड होता है, आगे बताएंगे कंपाउंड बहुत सारा। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब तीसरा बात है, आयनिक यौगिक का उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है। ये बातें आप पीछे कभी तो सुने होंगे और पढ़ा भी है। गलनांक बिंदु क्या होता है और क्वथनांक बिंदु क्या होता है समझते हैं। गलनांक मतलब क्या होता है, वह तापमान जिसपे कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाता है, वह तापमान क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। तथा क्वथनांक बिंदु क्या होता है, वह अधिकतम ताप जिस तापमान पर कोई पदार्थ जो होता है द्रव पदार्थ बोलते हैं, तो वह उबलने लगता है। उबलने मतलब कि उबलने लगता है ताकि वह वाष्प बन जाए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि वाष्प बन जाएगा, लेकिन वह खौलने लगता है, उबलने लगता है, तो वह पॉइंट, वह तापमान क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु। एग्जाम्पल जाने तो एग्जाम्पल में देखिएगा, NaCl की मैं बात करूं तो NaCl का मैं गलनांक बिंदु बोलूं, जैसे कि NaCl कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, लेकिन इसका गलनांक बिंदु कितना, गलनांक बिंदु, मैं गलनांक बिंदु की बात करूं तो गलनांक बिंदु होता है इसका 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ऐसे 800 डिग्री सेल्सियस प्रदान किया जाएगा तो यह ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। लेकिन इसी का मैं बात करूं NaCl का क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु मतलब क्वथनांक बिंदु होता है इसका 1413 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना ज्यादा फर्क है। मतलब कि क्वथनांक बिंदु क्या, यह इतना तापमान दिया जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, यह द्रव अवस्था में आ जाता है। आपको पता है ना, जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है तो वह वाष्प बन जाता है। उसी प्रकार से डिग्री सेल्सियस एक प्रकार का तापमान होता है, ऊर्जा होता है जिसे हम लोग प्रदान करते हैं। इसको 800 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा तो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। समझ में आई बात है क्या? और इसी प्रकार से 1413 डिग्री दिया जाएगा ना, 1413 डिग्री सेल्सियस जब इसे प्रदान किया जाएगा तो यह खोलने लगता है, उबलने लगता है। इसी प्रकार से इतना ज्यादा किसका होता है, तो आयनिक यौगिक का होता है। जब सहसंयोजक यौगिक पढ़ेंगे तो उसका इतना ज्यादा नहीं होता है, बताया जाएगा। ये सिर्फ इसका गुण बताया जा रहा है। ठीक है, चौथा गुण, आयनिक यौगिकों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल मतलब एक दूसरे को अट्रैक्शन करने का बल होता है, जिस कारण से इनके बीच बंध को तोड़ने के लिए
ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब सिंपल सी बातें है ना, यदि बंधन बहुत तेज है तो तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। बंधन बहुत कमजोर है तो हटाने के लिए सिंपल सी ऊर्जा देनी पड़ेगी। यही बात है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो आपको बताएं कि Na प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज प्लस माइनस को और माइनस प्लस को हमेशा बहुत ही आकर्षण बल से बंधे होते हैं। आप बोलिएगा केवल NaCl है क्या? नहीं नहीं, बहुत सारे कंपाउंड MgCl2 ले लीजिए, इसको स्ट्रक्चर बनाए थे तो कैसा था? MgCl इधर और Cl इधर इधर बनता था, Mg पर 2 प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज होता था। समझ में आई बात है? या तो ऐसा भी बना सकते थे Mg2 प्लस और Cl माइनस आयन, मतलब कि प्लस आयन माइनस को और माइनस आयन प्लस को अट्रैक्ट करता है, और इस कारण इसके बीच आकर्षण बल जो होता है बहुत ही मजबूत होता है, जिस कारण से इसको तोड़ने के लिए यदि चाहे तो तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बताया गया था NaCl, वो यदि विद्युत दिया जाता था, विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, जानते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता था तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती थी, तब जाकर Na प्लस में टूट जाता था, प्लस में Cl माइनस में टूट जाता था। ये बातें आपको अच्छी तरह से पता होगा, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, पांचवा पॉइंट क्या बोला जा रहा है? आयनिक यौगिक पानी में सामान्यतः घुलनशील होते हैं। बहुत अच्छी बातें बोला है, और ये बातें होता है कि पूछा भी जाता है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं पानी में घुलनशील होता है, मतलब ये घुल जाएंगे पानी में। जैसे कि आप नमक को पानी में डाल दीजिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब क्या है? आयनिक यौगिक है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड मतलब जानते हैं KCl, ये सब क्या है? K प्लस और Cl माइनस है। ये सबको यदि आप पानी में डालिएगा तो स्वयं तुरंत से क्या हो जाता है? घुल जाता है, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है? लेकिन ये कार्बनिक यौगिक जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। अभी समझ में आई बात है क्या? देखो, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे मतलब कि तत्व से मिलकर बनने वाले यौगिक को हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। इन सभी दोनों से मिलकर बनेगा यौगिक, इन सभी यौगिक से मिलकर बनने वाले में सब अघुलनशील होते हैं। जैसे कि कार्बनिक यौगिक में बात करूं, जैसे कि होता है शराब, शराब एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। पेट्रोल जानते हैं, बेंजीन भी जानते होंगे, किरोसिन का तेल जिसे हम लोग मिट्टी का तेल भी कहते हैं, और एसीटोन का बुंद होता है, एसीटोन आप नाम सुने होंगे। ये सब जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये सब में यदि आप घोलना चाहिएगा आयनिक यौगिक को तो नहीं घोल पाइएगा। आप सभी को तो देख नहीं सकते, बिकॉज सब आपके पास नहीं होगा। लेकिन कभी पेट्रोल आपके पास घर में तो ऐसा होता है, पेट्रोल आपके पास होगा, या तो केरोसिन का तेल भी होता है सामान्य, ठीक है। अब तो शायद अब बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन हाँ पहले बहुत होता है। यदि रखे होंगे तो अच्छी बात है। उसमें आप जाकर घर का जो नमक खाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, उसे जाकर थोड़ा सा डाल के देखिएगा, वह नहीं भूलेगा। जैसे आप डालिएगा वैसे जाकर नीचे बैठ जाता है, तो यहाँ से समझ में आता है। या जल में घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक यौगिक में क्या हो जाएगा? अघुलनशील होता है। ये बातें पांचवा याद रखिएगा, बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे चले, छठा और लास्ट पॉइंट इसका होता है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं करवाते, मतलब इनमें ठोस अवस्था में विद्युत का परिवाह नहीं होता, लेकिन जल में घुलने के बाद इनमें विद्युत का प्रवाह होता है, क्योंकि यह अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब समझने वाली बात है, एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि आप क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा नमक तो जानते हैं, नमक ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में उसमें यदि करंट पास करवाइएगा, दो तार यदि बल्ब जो चलता है ना, उसका दो छोर लेकर के आप उसमें करंट प्रवाह करवाना चाहिएगा तो नहीं होगा। लेकिन वही यदि आप जल में डाल दीजिएगा तो जल में डालने के बाद उसमें करंट प्रवाह हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि यदि ठोस अवस्था में कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि देखिएगा ना, NaCl, NaCl ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में यदि है तो इस पर प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, और यह कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में रहेगा तो ये दोनों आपस में बहुत आकर्षण बल में पकड़े होते हैं, इस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। फ्री मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पास होने के लिए जगह ही नहीं है, बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं, इसी कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं हो पाता है, जिस कारण से इसमें विद्युत का प्रवाह भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब NaCl को जल में हम लोग घोल देते हैं तो क्या में टूट जाता है? Na प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में टूट जाता है।
दोनों आयन अलग अलग हो जाते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो फ्री हो जाता है, फ्री हो जाता है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं, विद्युत प्रवाह करते हैं, इसमें आसानी से विद्युत प्रवाह होने लगता है। इसी कारण बोला गया है कि जब ठोस होता है ना आयनिक कंपाउंड, तो उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब जल में घुलता है तो उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। यह लास्ट टॉपिक था, इसका मतलब अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सहसंयोजक आबंध या तो यौगिक। आबंध और यौगिक में तो अंतर आपको बता दिए। अब आपका बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि ऐसा केवल एक ही कंपाउंड है क्या? नहीं, बहुत सारा कंपाउंड है, आप खुद से भी बना सकते हैं, आपको बताने हैं, बताए कि बनाने के लिए जैसे कि एक धातु ले लीजिए और अधातु ले लीजिए, देखिए किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और किसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा है देने के लिए। ऐसा बहुत होता है, जैसे KCl बताए थे, MgCl2 इसका भी बॉन्ड बनाने के लिए बताए थे, CaCl2 इसका भी बॉन्ड बनाने के लिए बताए थे। ये सब क्या होता है, आयनिक यौगिक होते हैं, मतलब कि एक यहाँ पे धातु अधातु, धातु अधातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु हमेशा रहेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक। समझ में आई बात है? यहाँ तक खत्म होता है आपका आयनिक यौगिक के बारे में। अब आते हैं रासायनिक, मतलब रासायनिक बोल रहे हैं, सहसंयोजक यौगिक के बारे में, जिसके बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो पहले इतना उतारिए, आगे चलते हैं, ठीक है। देखिएगा सहसंयोजक यौगिक के बारे में, जैसे कि हम लोग आयनिक यौगिक का बात कर चुके हैं, अच्छी तरह आपको बातें समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सहसंयोजक यौगिक के बारे में जानते हैं। इसमें भी बहुत सारी बातें नहीं है, कुछ बातें हैं जो हमको याद रखना है, याद रखिए तो भी अच्छी बात है, समझ लीजिएगा तो याद रखने की आवश्यकता नहीं होगा। जैसे देखिए बोला गया पहला पॉइंट, इस सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जबकि याद कीजिए आयनिक यौगिक क्या थे, वह सामान्यतः हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता था। ये बातें आपको पता होना चाहिए, जो कि आप जान चुके हैं। अब ये क्या होते हैं, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द्रव अवस्था में जैसे कि शराब, सुने होंगे नाम, ईथर, बेंजीन, पेट्रोल, और क्या होते हैं, किरोसिन, ये सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं। समझ में आई बात है क्या? अब यहाँ पे पेट्रोल, सिंपल सा पेट्रोल शायद सहसंयोजक यौगिक में नहीं आता, यह कार्बनिक यौगिक हो जाता है, ठीक है। इसी कारण पेट्रोल को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो चलेगा। यहाँ पे शराब, ईथर, बेंजीन, ये सब जो क्या होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जो कौन सी अवस्था में रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं। आगे गैस अवस्था में कौन कौन से, मीथेन, एथेन, क्लोरीन, ये सब गैस अवस्था में होते हैं। जैसे नाम सुनिए, क्लोरीन गैस, एथेन, चैप्टर नंबर 4 में आएगा, ये सब बातें चिंता मत लीजिएगा। मीथेन, ये सब क्या होते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। मीथेन गैस तो नाम सुने होंगे ना, मीथेन गैस, जैसे कि गोबर में क्या पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग भोजन बनाते हैं। समझ में आई बात है? और चैप्टर 4 में आपको अच्छी तरह से बातें आपको बताया जाएगा, तो चिंता लेने की कोई बातें नहीं है। यहाँ पे ठोस अवस्था में कौन, ग्लूकोज नाम सुने होंगे, चीनी कभी तो जाने होंगे ना, ऐसा जाने होंगे, खाद, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बातें आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे पेट्रोल हटा दिए, पेट्रोल बिकॉज कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक मतलब बताया, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। इसे इस कंपाउंड में तो रखा जाता है, लेकिन हाँ, इसे हम लोग कार्बनिक यौगिक मानते हैं, इसी कारण से इसमें हम लोग नहीं रखे, ठीक है। यहाँ पे द्रव अवस्था में ये सब हो जाएगा। अब आगे आते हैं दूसरा, इन यौगिकों के बीच आकर्षण बल कम होता है। अब बताइए इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, सिंपल सी बात है ना। बताए थे CH4 मान लिया जाए तो कार्बन के पास ऐसा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा ना, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें चारों को जरूरत होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, लेकिन ऐसा नहीं केवल हाइड्रोजन को चाहिए, यहाँ पे कार्बन को भी तो चाहिए ना। इसके पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन होना कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन देने के लिए यह 4 गो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास से ले लेता है। समझ में आई बात है क्या? इस तरह से यहाँ पे जो बंध बनता है ना, कमजोर होता है, यहाँ पे दोनों तरह पे जाता है, मतलब कि यहाँ पे इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसी कारण से बंधन जो होता है कमजोर हो जाता है। लेकिन आयनिक यौगिक में ऐसा नहीं था, आयनिक यौगिक में एक देने वाला रहता था और एक लेने वाला रहता था, उसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन दाता और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही। लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ग्राही, अधातु यहाँ पे दोनों हुए, हाइड्रोजन भी अधातु, कार्बन भी हाइड्रोजन, दोनों को इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी का दोनों के बीच क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों के बीच क्या होता है, शेयरिंग होता है, जो कि आप अच्छी तरह से पीछे पढ़ चुके हैं। समझ में आई बात है। तो यही बोला जा रहा है कि इनके पास क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है, और यही कारण होता है कि यह कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। समझ में आई बात है क्या। आकर्षण बल कम होगा तो भाई जहां मन तहां उड़ जाएगा, चला जाएगा यहाँ से वहां। जैसे कि आप जानते होंगे पानी, पानी के बीच आकर्षण बल बहुत कम, तो वह यहाँ से वहां तक पसर जाता है। लेकिन पत्थर, पत्थर के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता था, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। यही बात यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके बाद कि इसके बीच आकर्षण बल कम होने के कारण यह ठोस, द्रव और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। ठोस तो पाया जाता है, लेकिन गैस और द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आगे जानते हैं इनका गलनांक व क्वथनांक पॉइंट बहुत ही कम। कम मतलब कि देखिए आयनिक यौगिक बताए थे, जैसे NaCl का गलनांक पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस था और क्वथनांक 1413 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इसका कम होता है। जैसे नेफ्थलीन, नेफ्थलीन जो होता है ना, इसका गलनांक बिंदु मैं मानूं, गलनांक बिंदु इसका होता है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CCl4, नाम सुने हो, क्लास 9 में आ चुका था ये। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका यदि मैं क्वथनांक बिंदु बोलूं, तो क्वथनांक मतलब अब बता दिए थे, ऐसा मतलब उबलने लगता है ना, वह बिंदु होता है 77 डिग्री सेल्सियस। बताइए कितना कम। और वहां पे आयनिक यौगिक की बात करें तो बताइए 800, 1400 इतना पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ पे बताइए 100 से भी कम है। इसका मतलब बहुत कम होता है। कम क्यों, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल कम है ना, आकर्षण बल कम है तो कम ऊर्जा देना पड़ेगा, कम ऊर्जा देंगे तो यह तुरंत से टूट करके बिखर जाएगा। समझ में बात है। आगे वहां पे याद कीजिए आयनिक यौगिक क्या होते थे, जल में घुल जाते थे, लेकिन कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलते थे। यहाँ पे सेम विपरीत है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये यौगिक मतलब कि सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते। यहाँ पे बतिये पलट दिया, वहां पे ये घुलते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ये उसी में घुलेंगे। क्या में घुलेंगे, कार्बनिक यौगिक में घुलेंगे, लेकिन जल में अघुलनशील। मतलब कि इन्हें आप जल में ले जाकर घोलिएगा तो नहीं घुलता है। शराब, ईथर, ये सब बेंजीन, ये सब मिथेन, क्लोरीन को जाकर के घोलिएगा तो नहीं बनेगा। आप जैसे कि कभी देखिएगा पेट्रोल अभी बताया तो उसे रखा गया इस कैटेगरी में, पेट्रोल को जाकर के मतलब पानी में घोलिएगा तो घुलता है क्या, छता जाता है ऊपर, मतलब कि ऊपर ऊपर तैरने लगता है। इसी प्रकार तेल को जाकर खोलिए और शराब को घोल दीजिए तो शराब घुलता नहीं, ऊपर जाकर छता जाता। समझ में आई बात है। तो ये सब घुलता नहीं है, लेकिन इसमें भी अपवाद है भाई। केमिस्ट्री है तो अपवाद तो हमें पढ़ना है। बताए थे कि केमिस्ट्री में ही जो अपवाद होता है केमिस्ट्री में आता है। अपवाद में याद रख लेना है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ग्लूकोज। इसके बाद याद रखिएगा चीनी तथा खाद, ऐसे 3 कंपाउंड है जो जल में भी घुल जाता है, जल में घुलनशील होते हैं। मतलब कि यहाँ समझने वाली बात है, जितना भी सहसंयोजक यौगिक है जल में नहीं घुलता है, लेकिन 3 ऐसे कंपाउंड जो जल में घुल जाते हैं, इसी का इन्हें हम कौन से कैटेगरी में रख दिए, अपवाद की कैटेगरी में रख दिए। आपको यहाँ तक बातें क्लियर होगा। और एक बात है और, आपके बुक में क्या है, एनसीईआरटी में कुछ आयनिक यौगिक दिए हुए हैं, और आयनिक यौगिक का उनका अति दिया हुआ है, मतलब आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बिंदु दिया हुआ है, जो कि जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिख कर याद करना चाहते हैं तो वह खुद से याद कर लीजिएगा। जैसे कि आयनिक यौगिक का ऐसा दे दिया है चार्ट बना करके, ठीक है, वैसे बना करके लिख दिया है, इसका गलनांक बिंदु इतना है और इसका इतना है। समझ में आई बात है क्या। तो याद कीजिएगा तो भी सही, नहीं याद कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको आयनिक यौगिक के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे था आपका आयनिक बंधन, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक आबंध और सहसंयोजक यौगिक के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए। अब इस चैप्टर में कुछ बातें रह गई हैं, जो कि मेटल को हम लोग को प्राप्त करना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेटल की प्राप्ति करना। इसको हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगता तो नहीं है कि एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे तरफ से प्रयास ऐसा जारी रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही मस्त नेक्स्ट वीडियो में, मजेदार वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद, बस इतना ही आप लोग। ठीक है।